Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your FCAT preparation would have been going on very well. And nowadays I have seen that a lot of candidates are being panicked as examination is approaching within a few weeks. जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के अंदर घबराहट पैदा होती जा रही है बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर सिलेबस और उनको सिलेबस को कंप्लीट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि भी क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कितनी और कैसे पढ़नी है। ओके, सो कीपिंग दैट व्यू इन माय माइंड, इन सब चीज़ों को देखते हुए टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मैं अपने उस अटेम्प्ट का आपको एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ इन विच आई स्कोर 248 मार्क्स आउट ऑफ 300 इन FCAT इन ओनली 17 डेज प्रिपरेशन। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन 17 दिन में ऐसा मैंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई करी थी, क्या मेरा शेड्यूल रहा था, किस तरीके से मैंने होल सिलेबस को डिवाइड किया था और कैसे मैंने इस सब चीज़ को प्लान किया था कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से मुझे पूरा सिलेबस करना है, जिससे कि मैं बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस पर भी अपना अच्छा कंट्रोल कर सकूं और जिससे कि एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म भी कर सकूं, जिससे कि मेरा अच्छा स्कोर भी आ सके। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय शेड्यूल, जो मेरा शेड्यूल था और जिसको मैंने फॉलो किया था। ये मेरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग थी। आप इस शेड्यूल को अच्छे से समझिए जिस तरीके से मैंने तैयारी करी थी। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। और जो आप परेशान हो रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन ईजिली कवर योर होल सिलेबस एंड कैन परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, डोंट नीड टू वरी, जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू योर डिफेंस एग्जामिनेशंस लाइक FCAT, CDS, NDA एंड INET, जिनके लिए आई कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल। और मेरे SSB में रिकमेंड होने का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं आपको सभी टेस्ट की स्ट्रेटजी और प्लानिंग भी आगे आने वाली वीडियोज में शेयर करूंगा, जिससे कि यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन योर SSB एंड इन योर रिटन एग्जामिनेशन ऑल टुगेदर, so you can clear both of them in your first attempt. Okay, and please join Telegram group also. It is very beneficial and very helpful for you. Link of Telegram is given in the description box below. Okay, let's start. See, nowadays सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उठा के देख लीजिए, इवन आप D ग्रेड का, चपरासी की नौकरी का भी आप यदि एग्जामिनेशन उठा के देखें तो सभी में आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, सीट्स आर वेरी लिमिटेड एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इन लार्ज अमाउंट। ओके, 100 सीट्स हैं तो उसमें लाखों की संख्या में एप्लीकेंट्स लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में इस मैराथन में आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। राइट, हार्डवर्क सभी करते हैं, लेकिन हार्डवर्क आपका स्मार्टनेस के साथ में होना चाहिए। केवल स्मार्टनेस से भी आप फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे और केवल हार्डवर्क से भी आप फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे। दोनों चीज़ों का समावेश होना जरूरी है। आपको स्मार्टनेस के साथ में हार्डवर्क करना है। ओके, तो देखिए आजकल कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। आई एम इन टच विद ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स एंड आई कीप ऑन टॉकिंग विद देम। और जो मेरे साथ के भी जो कैंडिडेट्स रहे हैं, मैंने उस टाइम पर भी ये देखा था कि कैंडिडेट्स किस तरीके से मिस्टेक्स करते हैं और किस तरीके से वो प्रिपरेशन करते हैं। राइट, तो देखो कैंडिडेट्स एमलेसली तैयारी करते हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। और आजकल के एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही तैयार करने की ज़रूरत है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। रिवीजन भी होना चाहिए, मॉक टेस्ट भी होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, इफ़ यू डू प्रिपरेशन विदाउट योर प्लानिंग सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेस फेलियर। ओके, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। और जो हो पाते हैं उनके अंदर ऑलरेडी वो एबिलिटीज़ होती हैं, उनके पास में वो नॉलेज होती है जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे गेट फेलियर इन द एंड। ओके, सो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये आपका मैनेजमेंट होना चाहिए और जो मेरा मैनेजमेंट था वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ लिसन टू एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। इट विल हेल्प यू लॉट इन योर एग्जामिनेशन। आई एम डेड श्योर, दिस इज़ माई गारंटी। ओके, लेट्स मूव ऑन।
See, my examination was on 25th of February and on 31st of January I came from a SSB. Okay, आपको पता है कि SSB में तैयारी करने में भी काफ़ी स्ट्रेस होती है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ हो रहा है. वी मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेस्ट, सो वी हैव ए लॉट ऑफ प्रेशर इन आवर माइंड. ओके, तो SSB एक स्ट्रेसफुल इंटरव्यू है, उसके बाद में आने पर आपको थोड़ा रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है. तो मैंने SSB से आने के बाद में अगले 5 दिन तक कंप्लीट रेस्ट लिया था और देन आफ्टर दैट आई मेड ए प्लान. ओके, आई वेंट थ्रू द होल सिलेबस ऑफ एफकेट, सभी सेक्शंस का क्या सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके में क्या क्या सिलेबस है. और मुझे ये पता था कि भाई कहाँ कहाँ से लाइक जीके में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इन जीके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो दैट फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऑफ एफकेट एग्जामिनेशन. ओके, सो आई मेड ए लिस्ट, आई टुक पेन एंड पेपर और मैंने अपना पूरा एक टाइम टेबल, एक पूरा शेड्यूल बनाया कि कौन से टॉपिक मुझे पहले करने हैं और कितने दिन में करने हैं, किन टॉपिक्स को मुझे ज़्यादा टाइम देना है, कब रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट लगाने हैं, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये सब बनाने के बाद में फिर मैंने इसको 6 ऑफ फरवरी से स्ट्रिक्टली फॉलो किया. ओके, दिस वाज माय कमिटमेंट कि अब जो मैंने ये प्लानिंग बनाई है ये बहुत सोच समझ के बनाई थी. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है. यदि आप चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं तो फिर ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, लेकिन दिक्कतें तब आती हैं जब आप चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रॉपर वे में नहीं करते हैं. ओके, तो ये जो शेड्यूल है अभी आपको जो देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. इसमें इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया था. देन आई स्ट्रिक्टली फॉलोड इट एंड इट गेव मी ट्रिमेंडस रिजल्ट. ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने कवर किए थे अपने फेवरेट सेक्शंस, फेवरेट टॉपिक्स जिन पे मेरी बहुत अच्छी कमांड है ऑलरेडी और जिनको मैं बहुत कम समय में तैयार कर सकता हूँ स्पीड के साथ में. और ये थे रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स. ओके, आई गेव ओनली 1 डे टू रीजनिंग एंड 2 days फॉर मैथमेटिक्स, राइट. अब देखो रीजनिंग और मैथमेटिक्स की भी कोई लिमिट नहीं है. अगेन वही चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एफकेट में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको लिमिट में ही पढ़ना है. ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं. जैसे कि एफकेट के लिए अरिहंत की एक बुक है, मैंने वो फॉलो की थी. अब अरिहंत की एसएससी सीजीएल के लिए भी एक बुक है. अब यदि ये एफकेट वाली बुक को देखें तो इसमें जो चीज़ें हैं वो एफकेट के लेवल के हिसाब से ही हैं. तो इस बुक में जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो एफकेट के लेवल का ही दिया हुआ है. अब यदि आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि भाई हम उसी बुक से तैयारी कर लेते हैं जिससे हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो वो एसएससी वाली जो अरिहंत की बुक है उसको कंप्लीट करने में आपको कई महीने लगेंगे, राइट. वो एक बहुत मोटी बुक है. ऐसे ही लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आरएस अग्रवाल इस्तेमाल करते हैं. ओके, आरएस अग्रवाल का लेवल बहुत हाई है, एफकेट के लिए उसकी ज़रूरत है ही नहीं. अब यदि आप आरएस अग्रवाल कर रहे हैं सो अगेन इट विल टेक मच टाइम, राइट. तो मैंने ये प्रिपरेशन करने के लिए जो बुक फॉलो की थी वो अरिहंत की एफकेट की बुक फॉलो की थी. और यदि कोई मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा यही बुक ही सजेस्ट करता हूँ सभी के लिए. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीडीएस और एफकेट दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं. तो देखो अगेन वही चीज़ है, सीडीएस के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, एफकेट के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यदि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आपको पहले एफकेट का सिलेबस ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद आपको सीडीएस के लिए फर्दर डीप में जाना चाहिए. यदि आप पहले सीडीएस को कवर करने की कोशिश करेंगे तो सीडीएस के चक्कर में आपका एफकेट का सिलेबस मिस हो जाएगा, बिकॉज फॉर प्रिपेयरिंग सीडीएस यू नीड टू गिव टाइम. ओके, अब देखो इस बुक में जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स हैं, सबसे पहले मैंने इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़े. हालांकि पता ही हैं ये चीज़ें, बिकॉज आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, माई क्वालिफिकेशन इज़ बीटेक, सो my these both other sections are very good since my childhood and I am quite interested in them also. तो रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट, सारे सोल्ड एग्जांपल्स और सारी जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको स्पीड के साथ में करना, फटाफट, क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं आई थी. ओके, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक. एंड सेम थिंग आई डिड विद मैथमेटिक्स ऑल्सो. मैथमेटिक्स में भी देखो एफकेट की जो ये बुक है, अरिहंत की जो बुक है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं. लाइक इसमें ज्योमेट्री भी दी हुई है, लेकिन एफकेट में आजकल ज्योमेट्री पूछी नहीं जाती है, तो आप वो ज्योमेट्री करने मत लग जाना. आपको सबसे पहले एफकेट का कंप्लीट सिलेबस चेक करने की ज़रूरत है. प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस, जो भी उसमें टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स करिए आप बुक से. ओके, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो जो एफकेट के सिलेबस में टॉपिक्स थे, आई कवर्ड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम दिस बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग. So by doing so, I completed 50% syllabus of FCAT examination in just 3 days. तो देखो जब आप 50% सिलेबस कवर कर चुके होते हैं तो क्या होता है
कि आपके अंदर जो एक फोबिया होता है, जो स्ट्रेस होती है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड एक डर होता है कि भाई एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अभी हमारा कुछ भी तैयार नहीं हुआ, अभी ये भी बचा हुआ है, अभी ये भी बचा हुआ है, ये फोबिया, ये स्ट्रेस आपके माइंड से बिल्कुल निकल चुकी होती है। ओके, बिकॉज नाउ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट यू हैव कवर्ड 50% सिलेबस और 50% बचा है, तो आपको बस वो तैयार करने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन देखो एक मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बड़ी मिस्टेक है जो लोगों के द्वारा की जाती है वो ये है कि वो सबसे पहले उस टॉपिक को लेकर बैठते हैं जो कठिन होता है और जो उनका कमज़ोर पोर्शन होता है। ओके, जो उनका कमज़ोर पोर्शन होता है उसी के रिगार्डिंग उनके अंदर डर होता है, उसका एक फोबिया होता है। लाइक आर्ट्स बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एफकेट या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली उनकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये कमज़ोर होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जब मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो रीजनिंग भी उनको इतना ज़्यादा उनके सिलेबस में ये चीज़ें होती नहीं है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो इनके अंदर एक फोबिया है, इनके अंदर ये डर रहता है कि भाई हमको मैथमेटिक्स करना है। और यदि देखें तो मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ओनली 18 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 100, राइट। अब ये लोग बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं जिनमें ये अच्छा कर सकते हैं। लाइक इनके जो टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके वगैरह, इंग्लिश वगैरह, इनमें ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये इनको टाइम नहीं देते, इनको तवज्जो नहीं देते। इनका मेन फोकस रहता है इस वाले पोर्शन पर जिसमें ये वीक हैं। ओके, और इस वीक पोर्शन में भी यदि मैथमेटिक्स की भी हम बात करें तो इसमें भी ये उस टॉपिक को हिट करेंगे जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, जिसको कि जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो भी नहीं कर पाते, वो भी उस क्वेश्चन को मिस करते हैं, वो भी छोड़ते हैं एग्जाम में उस क्वेश्चन को। इनका फोकस रहेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ओके, आप जैसे कि रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंग, सारी रीजनिंग ईजी है, लेकिन उसमें एक जो क्वेश्चन है, एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि है नंबर सीरीज। ओके, तो ये जो नंबर सीरीज वाला जो एक टॉपिक है, ये नंबर सीरीज ने पूरी रीजनिंग के लिए एक फोबिया क्रिएट कर रखा है। अब जिनकी रीजनिंग अच्छी नहीं है वो ये नंबर सीरीज को दिमाग में रख के पूरी रीजनिंग को डिफिकल्ट मान के चलेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हम उस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारा कमज़ोर है, और उसको तैयार करने के चक्कर में देखो यदि आप अभी तक 21-22 साल की उम्र तक उस पर फतेह हासिल नहीं कर पाए हैं, उस पर आपकी अच्छी कमांड नहीं है, तो आप ये 20-25 दिन या 1 महीने में आप किस तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। अब आप उसकी तैयारी करने के चक्कर में जिनको आप तैयार कर सकते थे, जो आपके कोर सब्जेक्ट थे, आप उनको भी तैयार नहीं करते हो, और एग्ज़ाम में उस टॉपिक से भी नहीं होता है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट था, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत टाइम दिया, उससे भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिकॉज यू कैन नॉट बिकम ए मास्टर इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद इन ए फ्यू डेज ओनली। और जो आपका फेवरेट पोर्शन था जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, उसकी आपने तैयारी करी नहीं, बिकॉज आपको टाइम मिला नहीं, क्योंकि आपने सारा टाइम उस पर खेप दिया। ओके, तो रिजल्ट क्या होगा वो आपको पता ही है, आपको पता ही चल गया होगा कि रिजल्ट क्या होगा, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। ओके, इवन यू कांट क्लियर योर कट ऑफ। तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक की, उस सेक्शन की तैयारी करनी चाहिए जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, जो आपके लिए इजी है। माना आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको पहले इंग्लिश कवर करनी चाहिए, और जिसकी रीजनिंग अच्छी है तो उसको पहले रीजनिंग कवर करनी चाहिए। और देखो रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, बिकॉज 32 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग से, और 32 मीन्स 96 मार्क्स, और आपका 1/3 पेपर तो केवल रीजनिंग से ही हो रहा है, और रीजनिंग काफ़ी ईजी होती है। ओके, तो सबसे पहले आप उस पोर्शन को करो जो आपका फेवरेट है, आप इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और उस पर ज़्यादा टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उस पोर्शन को करो जो मॉडरेट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है लेकिन आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी भी लगता है, और आपको लग रहा है कि थोड़ा पढ़ के हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे एंड में वो वाला पोर्शन आपको करना चाहिए जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है। अब ये जो डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है, इसको एंड में रखने का मतलब भी ये नहीं है कि भाई आप इसको पूरी तरीके से ही मिस कर दें। आपको इतना टाइम रखना चाहिए कि आप ये डिफ़िकल्ट वाले पोर्शन को भी थोड़ा टाइम दे सकें। ओके, उसको भी पढ़ के जाना है, बिकॉज ये जो डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है इससे बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यदि आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर करके जाएंगे तो आप वो आसान क्वेश्चंस को मिस कर देंगे। ओके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी आपको करके जाना है, लेकिन एंड में करिए। शुरू में करोगे तो आप बोरिंग फील करोगे और आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आपका पढ़ने को मन ही नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं देख रहा हूँ कैंडिडेट्स जो आजकल गलतियाँ कर रहे हैं, ये मैं इसके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट यू आर डूइंग ब्लंडर मिस्टेक एंड विच विल कन्वर्ट इनटू वेरी बैड रिजल्ट फाइनली। ओके, तो देखो ये 2 दिन में मेरी रीजनिंग और मैथमेटिक्स ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में मेरा जो अगला पोर्शन था वो था इंग्लिश का, एंड एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, so my English was not so good. Okay,
सो दैट इज़ वाई आई गेव मोर टाइम टू इंग्लिश, आई गेव 6 days टू इंग्लिश। और उसमें भी मैंने इंग्लिश में भी मैंने उस चीज़ को पहले करा जो मेरे लिए ईजी है, जो मुझे ईजी लगती है और उस पर मैं अच्छे से कंट्रोल हासिल कर सकता हूँ। तो शुरू के 2 दिन दिए मैंने ग्रामर के लिए, राइट। और देखो ग्रामर के लिए सबसे पहले मैंने दिन इसलिए दिए क्योंकि इंग्लिश के जो बाकी के सेक्शंस हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर उसमें हर जगह पर इस्तेमाल होती है। ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं एफकेट के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक टेंस, सारे टेंस आपको पता होने चाहिए, और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, ओके, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, उसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी, ये सारी चीज़ें। देन प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड एफकेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ये आपके स्पोर्टिंग एरर्स एक्सेट्रा होते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, राइट। सो इन फर्स्ट 2 days ऑफ इंग्लिश आई कवर्ड दीज ऑल थिंग्स। एंड ये जो मैं जिस बुक की मैं अभी बात कर रहा था, अरिहंत की एफकेट की बुक, इसमें जो इन सभी टॉपिक्स की एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ओके। एक्सरसाइजेज उसी फॉर्मेट में दी हुई हैं जिस फॉर्मेट में एफकेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। लाइक स्पोर्टिंग एरर, स्पोर्टिंग एरर में क्या होता है, एक सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उनमें से कोई एक पार्ट आपका करेक्ट आंसर होता है। तो इसमें एक्सरसाइज स्पोर्टिंग एरर्स के फॉर्म में भी है। दूसरे टाइप की एक्सरसाइज वो होगी जिसमें आपको फिल इन ब्लैंक करना होगा। तीसरे टाइप की एक्सरसाइज वो होगी जिसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना होगा। किसी सेंटेंस का एक पर्टिकुलर पार्ट उसको हाईलाइट किया हुआ होगा, उसको अंडरलाइन किया हुआ होगा, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे कि भाई इसको कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा जिससे कि ये सेंटेंस अच्छा हो जाए। तो ग्रामर के जो भी मैंने टॉपिक्स अभी आपको बताए हैं, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, इन सभी टॉपिक्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो इस फॉर्म में है। तो यदि आप इन सभी एक्सरसाइजेज को करेंगे, मैंने सभी एक्सरसाइजेज करी थी, तो इससे मेरा क्या क्या प्रिपेयर हो गया, स्पोर्टिंग एरर्स प्रिपेयर हो गया, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं एफकेट के एग्जाम में, एंड नॉट ओनली इन एफकेट बट इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आपसे स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन ब्लैंक, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी एक्सरसाइजेस कवर करी थी। सो बाय अटेम्प्टिंग ऑल द एक्सरसाइजेस आई कवर्ड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एफकेट एग्जामिनेशन, ओके। अब देखिए इसके बाद में होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपको फ्री कैसे नंबर मिलते हैं, ओके। और देखो इसमें ग्रामर का इस्तेमाल होता है। तो अगले दिन, इस दिन में मैंने क्लोज टेस्ट की तैयारी की थी, इसी बुक से करी थी जो ये बुक है। देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बुक इस्तेमाल की है, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस बुक। और इस बुक में जो लेवल है वो एफकेट के लेवल तक ही है। एक आध क्वेश्चन कोई मैथमेटिक्स वगैरह का थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो सभी इस बुक में हैं, उस लेवल तक की हैं जिस लेवल तक का एफकेट में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो क्लोज टेस्ट, जितने भी क्लोज टेस्ट उसमें दिए हुए थे, सबकी मैंने प्रैक्टिस की थी। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, जैसे कि 15 से 20 मिनट ले लो, आप समझ लो, थोड़ा सा आपको अपने माइंड को उसमें ट्रेन करने की ज़रूरत है, ओके। लेकिन आफ्टर 2-3 क्लोज टेस्ट फिर आपको एक टाइम बाउंडेशन में उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको अटैम्प्ट करिए। जैसे कि 3 से 4 मिनट के अंदर आपको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको 2 से 3 या 4 मिनट ही मिल पाएंगे एक क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने सारे क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट किए थे। इससे क्या है कि मेरे को हैबिट बन गई उसकी, और जो मुझसे गलतियाँ हो रही थी उनको मैंने करेक्ट किया हर बार, ओके। देखो क्लोज टेस्ट में होगा क्या कि एक पैराग्राफ दिया होगा छोटा सा, उसमें 4-5 या 5-6 ब्लैंक स्पेस होंगे और आपको वो फिल करने होंगे, ओके। तो यदि 5 क्वेश्चंस भी होते हैं तो 5 3 15 नंबर्स आपको क्लोज टेस्ट से मिलेंगे। और देखो ये जो क्लोज टेस्ट होता है इसका कोई सिलेबस नहीं है कि भाई आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और अपने माइंड को उस चीज़ के लिए ट्रेन करना है। ये तभी होगा जब आप इसको करेंगे। यदि आप खाली पढ़ के ही छोड़ देंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्लोज टेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। देन देयर आफ्टर कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन भी एक ऐसी चीज़ है जिससे फ्री कैसे नंबर मिलते हैं, इसके लिए भी आपको कोई सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये भी आपकी एक बौद्धिक क्षमता का टेस्ट है कि आप चीज़ों को किस तरीके से पढ़ के कैसे आप ग्रास्प कर पाते हो, कैसे कैच कर पाते हो, और आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये इंग्लिश का रीजनिंग का टेस्ट है, ओके। तो कॉम्प्रहेंशन में भी फ्री कैसे मार्क्स मिलते हैं, इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, और सभी क्वेश्चंस के आपको पता ही है 3 नंबर होते हैं। तो 5 क्वेश्चन भी आए तो 5 3 15 मार्क्स। 15 मार्क्स आपके क्लोज टेस्ट से आ रहे हैं और 15 मार्क्स आपके कंप्रहेंशन से आ रहे हैं। देखो मैं पहले वही टॉपिक्स मैंने कवर किए थे जिनसे मुझे पता है कि कम से कम पढ़ने की ज़रूरत हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा स्कोर हो सके, ओके। तो जितने भी कंप्रहेंशन थे इस बुक में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करे। जैसे मैंने क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट किए थे ऐसे ही मैंने कंप्रहेंशन भी अटैम्प्ट किए थे,
पहले मैंने किया, 1-2 किया, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, क्वेश्चंस गलत हुए, फिर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो कमिटमेंट लिया कि भाई अगली बार ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगले जो क्लोज टेस्ट थे उसमें वो इम्प्रूवमेंट किया, फिर ये देखा कि भी मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ सोल्व करने के लिए, तो फिर अगले वाले में उसको तेज़ी से घड़ी लगा के सोल्व करने की कोशिश की। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डेवलप good qualities, okay, and you can perform well in comprehension and close test। इससे क्या होगा, आपके गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती चली जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा जब आप इम्प्रूवमेंट करते हुए जाएंगे हर क्लोज टेस्ट में और हर कंप्रहेंशन में। इसके बाद में तीसरा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए इसके बाद में जो भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पढ़ लो पता नहीं पूछने वाला कहाँ से क्या पूछ ले। लेकिन इनमें भी इडियम्स और फ्रेजेस को मैंने पहले इसलिए किया था क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, इनमें जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स से ही हमको क्लू मिल जाता है कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, किससे रिलेटेड है। और जब आप इडियम्स और फ्रेजेस को तैयार करेंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो हमको वो चीज़ें पहले करनी चाहिए जो स्कोरिंग भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। तो वो इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई माना आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप हिस्ट्री को पढ़े ही जा रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का वेटेज कितना है एग्जामिनेशन में। ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। 3 to 4 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, 2, 3 या 4 बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ईडियम्स और फ्रेजेस इस बुक के मैंने सारे किए थे, जो इसकी एक्सरसाइज थी वो सारी की थी। और इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल्स थे जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह ये कवर कराते हैं उनको मैंने फॉलो किया था। जैसे कि उस टाइम पर एक चैनल हुआ करता था महेंद्र गुरु के नाम से। ओके, अगेन आई एम नॉट डूइंग प्रमोशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस। उस टाइम पर उनका अच्छा नाम था और वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते थे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड स्पेलिंग्स एक्सेट्रा, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उस चैनल से और भी जो चैनल्स थे जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस कराते थे, मैंने उन चैनल से ये चीज़ें कवर की थी और बुक से भी कवर की थी। ओके, बुक में जितने भी हैं और जो एक्सरसाइजेज में हैं वो सारे, ये सारी चीज़ें मैंने सोल्व की थी। देखो एक्सरसाइज लगाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हम कितनी मिस्टेक कर रहे हैं, किस टाइप से मिस्टेक कर रहे हैं। और जब आप एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे तो आप वो मिस्टेक अपने एग्जाम में करेंगे और आपका क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन यदि आप घर पर ही एक्सरसाइज सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर अपने अंदर सुधार करेंगे। जब आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो अगली बार आपका माइंड और अलर्ट रहेगा और आप गलती करने के जो चांसेस होंगे उनको कम करेंगे। तो इससे आपकी जो धार है वो शार्प होती हुई चली जाएगी, आपके मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अदरवाइज इफ़ यू गो टू डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल then there is more tendency of being questions wrong, right, because mind is not concentrated। so that is how 75% मेरा पोर्शन ये इतने दिन में कंप्लीट हो गया था in just 9 days। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि भाई 2 दिन में मैथमेटिक्स कैसे कंप्लीट हो सकती है, ग्रामर 2 दिन में कंप्लीट कैसे हो सकती है, क्लोज टेस्ट 1 दिन में कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो देखो कोई भी चीज़ करने के लिए आपके अंदर 4-5 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हैं कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, विल पावर एंड करेज। जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं है आप कोई भी फतह हासिल नहीं कर सकते। यू मस्ट नीड टू डेवलप दीज क्वालिटीज़। और यदि आपके अंदर ये हैं तो आप अपने एम को बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को मैं अपने माइंड में रखता था कि भाई मुझे कंप्लीट करना है तो करना है। ओके, बाय स्टार्टिंग इट सिंस मॉर्निंग आई यूज्ड टू स्टडी अप टू 3 AM, 4 AM, 5 AM ऑफ नाइट। ओके, किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी करना पड़े, उस दिन में जो मैंने डिसाइड किया हुआ है, जो मेरा कमिटमेंट है, जो मैंने शेड्यूल बनाया है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना था और मैंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया भी था। ओके, तो हर दिन में वो सिलेबस ख़त्म करना है, चाहे रात के कितने भी बज जाएँ, चाहे आपको रेस्ट लेना पड़े चाहे ना लेना पड़े, लेकिन आपका ये सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो ऐसे नहीं होगा कि भाई आप मोबाइल लेकर बैठे हो, साथ में टेलीग्राम पर मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, फेसबुक फिर आप चेक करने लग जा रहे हो, उसमें फिर घंटों लगा रहे हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, फिर आपके पढ़ने में सर में दर्द भी होते हैं। तो फिर लोग ये भी करते हैं कि भाई अभी पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो 15 मिनट का हमको ब्रेक लेना चाहिए। और वो 15 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। और जब फ़ोन हमारे हाथ में आ जाता है तो फिर हमारा बहुत लंबा डिस्कशन चलता है उन सब चीज़ों में, कब हमारा घंटा निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, that I completed my engineering and I prepared for these all examinations, I did not purchase multimedia phone. Okay, I did not purchase
स्क्रीन टच फ़ोन, आई यूज़ टू यूज़ कीपैड फ़ोन। ओके, यदि आपके पास में मोबाइल ही नहीं रहेगा तो आप इन सब चीज़ों में इंडल्ज ही नहीं रहेंगे, और आपका ये कंट्रोल होना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद ना करें, मोबाइल को स्विच ऑफ करें या दूर रख के रखें। जब तक आपका आपके ऊपर इस तरीके से कमिटमेंट नहीं होगा, यू कैन नॉट फॉलो योर दिस शेड्यूल। ओके, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते और आपका सिलेबस मिस होगा एंड योर रिजल्ट विल बी वेरी बैड, राइट। तो यदि आप इस तरीके से करेंगे, आपके अंदर ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, विल पावर, कमिटमेंट एंड करेज, देन यू कैन फिनिश योर सिलेबस विद इन ए फ्यू वीक ओनली। ओके, तो ये तो था हमारा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सिलेबस। नाउ लेट्स सी कि भाई जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमको कैसे करना है। तो देखो, जीके में जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और ये सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स नहीं थे। Okay, so that is why I took GK in extreme last, because I am from technical background, I have done engineering, तो engineering में ये सभी topics नहीं होते हैं, तो I did not have good command over them। और ये जो topics हैं ये lengthy भी होते हैं, इनमें काफ़ी पढ़ना होता है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स मैंने प्रिपेयर किए थे, और करंट अफेयर्स में भी ये नहीं है कि भाई आप कोई भी चैनल उठा रहे हो, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स आप देखे जा रहे हो वीडियोस पे वीडियोस, उससे भी बात नहीं बनेगी। बिकॉज करंट अफेयर्स इज नॉट लिमिटेड, इट इज़ कम्प्लीटली लिमिटलेस, नोबडी नोज फ्रॉम वेयर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ओके, लेकिन एफकेट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि ये ऑलमोस्ट पता होता है कि भी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, बिकॉज एवरी ईयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑफ सेट पैटर्न फ्रॉम सेट टॉपिक्स, तो आपको वो टॉपिक्स पता होने चाहिए। आई मेड ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ सच टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जैसे कि पद्मा अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स एंड कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स एंड डैम्स एक्सेट्रा। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स की एक लिस्ट बना के उसकी प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने इसी हिसाब से इन सभी टॉपिक्स की प्रिपरेशन की थी। और ये सभी टॉपिक्स बहुत छोटे होते हैं। ओके, ये एवरी टॉपिक हार्डली 15 to 20 मिनट्स लेता है प्रिपेयर करने में, यदि आप ये कैपिटल्स वगैरह को छोड़ दें, ये थोड़े लेंथी टॉपिक हैं। लेकिन बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि हेडक्वार्टर्स, डैम्स, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप गूगल सर्च करिए एंड यू विल हैव ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स एंड देन मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड रीड फ्रॉम देयर। ओके, तो बाय डूइंग सो आई कंप्लीटेड दीज ऑल टॉपिक्स ऑन दैट डे। ओके, और मैं आपको इन सभी टॉपिक्स की एक कंप्लीट लिस्ट बना के एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें, राइट। और देखो, ये जो टॉपिक्स की लिस्ट है, इस लिस्ट से, इन सभी टॉपिक्स से एफकेट के जीके के जो 25 क्वेश्चन हैं, उनमें से अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं। बाकी के जो 12-13 क्वेश्चन हैं वो रिमेनिंग टॉपिक्स से आते हैं, जो हम अभी देखेंगे। इसके बाद में आई कवर्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी मैंने पहले इसलिए कवर करी थी क्योंकि जियोग्राफी में भी काफ़ी कम पढ़ना पड़ता है, इसका भी सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 10वीं क्लास तक पढ़ी भी थी, और इसको पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है, बिकॉज वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ। हिस्ट्री की तरह नहीं है कि भाई अकबर और उसके बीच में कब युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो वो चीज़ें हमने देखी नहीं है अपनी आंखों से, तो उनको मेमोराइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो दैट इज़ वाई आई सिलेक्टेड जियोग्राफी फर्स्ट। तो इस दिन में ये जियोग्राफी कंप्लीट करनी थी, और उसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना एक्सरसाइज के यदि आप केवल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, बहुत कम चांसेस हैं, राइट। एंड नेक्स्ट डे आई प्रिपेयर्ड फॉर पॉलिटी एंड हिस्ट्री। देखो, पॉलिटी भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये भी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है कि भाई पार्लियामेंट में क्या होता है, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स क्या है, तो इसको भी पढ़ने में मज़ा आता है। और इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इस बुक से पढ़िए। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप इजीली जो मेन पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप इजीली कवर कर लेंगे। देन देयर आफ्टर हिस्ट्री, बाकी के जो इस दिन में जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट था उसमें हिस्ट्री, क्योंकि केवल पॉलिटी को ही पूरा दिन नहीं देना था, और हिस्ट्री का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट था वो अगले दिन। ओके, और फिर इकोनॉमिक्स। देखो, ये जो सब्जेक्ट है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ये सब्जेक्ट फेवरेट ना हो और आपको ये बोरिंग लगते हो और डिफ़िकल्ट भी लगते हो, लेकिन कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो कितना ही डिफ़िकल्ट हो, आपको वो एक बार अपनी नज़रों से देख के ज़रूर जाना है। पूरा डिटेल में मत पढ़ो, पूरा ज़्यादा दिमाग लगा के मत पढ़ो, लेकिन उसको हल्की नज़रों से देख के ज़रूर जाओ, वो आपकी नज़रों से निकला हुआ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, और ऐसा होता है। अब यदि आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर करके जाएंगे तो आपको वो सिंपल क्वेश्चन भी छूट जाएगा, राइट।
तो यदि आप उसको केवल सरसरी नज़रों से ही, हल्की नज़रों से देख के जाएंगे तो आप उन सिंपल क्वेश्चंस को कर लेंगे, और यदि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो जस्ट लीव इट, ओके। फिर उस पर आपको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इन सभी दिनों में कंप्लीट सिलेबस किया था। ये देखो आप कितने दिन लगे हैं इनको कंप्लीट करने में, 13 दिन में कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, राइट। अब देखो 13 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करना आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन करने के टाइम पर बहुत मुश्किलें आती हैं। खाने पीने का टाइम नहीं मिलता, हर चीज़ को आपको सेक्रीफाई करना होगा, ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इन सबको स्विच ऑफ करना होगा, और आपको सर दर्द भी होगा, हेडेक भी होगा। तो देखो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, मेरे को भी पेन होता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता था कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन यू विल हैव टू बर्न लाइक ए सन। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, ओके। और यदि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जाओगे, इस चीज़ का बहाना लेके कि भाई सर दर्द हो रहा है तो हम रेस्ट ले लेते हैं, तो फिर आपका ये सिलेबस नहीं हो पाएगा कभी भी पूरा, ओके। क्योंकि जब भी आप पढ़ने को बैठोगे आपके 10 से 15 मिनट में ही सर दर्द हो जाएगा, यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो सर में दर्द होगा ही नहीं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ बीइंग पेन इन माई हेड, जब मैं इसको कंप्लीट कर लेता था पूरे दिन में, जो मेरा शेड्यूल था, जो मैंने बनाया हुआ था, तब फिर बड़ी खुशी मिलती थी। फिर कोई भी पेन नहीं होता है सर में, ओके। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और मोटिवेशन मिलता है, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। अब देखो इसके अलावा, ये तो हमने सिलेबस पढ़ा बुक से, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमको कवर करने की ज़रूरत है। वो हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एफकैट, सीडीएस एंड टेरिटोरियल आर्मी और एसएससी सीजीएल, राइट। बिकॉज एफकैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो अगले दिन ये मैंने PYQs किए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। और देखो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में अब ये नहीं है कि भाई आप सारी चीज़ें सोल्व कर रहे हो, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी। इसमें से मैं केवल वो चीज़ कवर करता था जो मुझे लग रहा है कि भाई वो लिमिटलेस है और वो चीज़ें कॉपी होती हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, जैसे कि इंग्लिश की 3-4 चीज़ें हैं, लाइक सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग्स एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, और ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस इनसे बनते हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिपीट होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, और एसएससी के क्वेश्चंस एफकैट में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये PYQ से मैंने ये चीज़ें कवर की थी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। देखो आपने तैयारी तो कर ली है, सिलेबस आपने तैयार कर लिया है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आपको और भी कई एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। यदि आप उन सभी एलिमेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सभी पर खरा उतरते हैं, तभी आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। यदि आप किसी एक चीज़ में भी वीक पड़ जा रहे हैं, एक चीज़ भी यदि आपकी बिगड़ रही है, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने तैयारी कर ली बहुत अच्छे से, आपका कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, लेकिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है ही नहीं, तो आपका पेपर मिस होगा, आपके लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी मिस्ड। और यदि आपके क्वेश्चंस मिस होंगे, यदि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है कि भाई क्वेश्चन हमको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको नहीं, आपको ये पता ही नहीं होगा कि भाई हम कितना टाइम खा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसका दूसरा क्या है कि भाई आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, देन अगेन यू विल बी फेल्ड, बिकॉज फिर आप उस स्पीड और एक्यूरेसी का करेंगे क्या जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं है। तो इस तरीके से सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि भाई आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी आपकी स्पीड है, कितना आप करेक्टनेस के साथ में किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हो। ये आपको आपका ये आकलन बताएगा। इससे आपको एक सिग्नल मिलेगा, एक हिंट मिलेगा कि भाई हम कहाँ पर स्टे कर रहे हैं और हमको अप टू द मार्क आने के लिए किन सभी चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है और क्या काम हमको करने की ज़रूरत है। ओके, अब देखो ये मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले ही मत लगाना पहली बार, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले लगाओगे, आपको फिर पता चलेगा कि भाई हम तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आप वो 2 दिन में अपनी उस कमी को सुधार नहीं सकते हो। ओके, और फिर आप घबरा जाओगे उस चीज़ को देख के कि भाई अब हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो एक मॉक टेस्ट आपका कम से कम 6-7 दिन पहले हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने मॉक टेस्ट भी किया था और ये PYQs में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था। अब देखो केवल पढ़ना ही कुछ नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, हमने नॉलेज गेन की है। पढ़ने के साथ साथ रिवीजन होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और पढ़ा हुआ भूले क्यों।
द रीज़न इज़ क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। ओके, रोटी को पलटा नहीं गया, दैट इज़ वाई इट वॉज बर्नड। और पान को भी पलटा नहीं गया, दैट इज़ वाई वो सड़ गया। और जो हमने पढ़ा है उसको भी पलटा नहीं गया, उसको भी रिवाइज नहीं किया गया, सो दैट इज़ वाई हमको वो चीज़ें याद नहीं है, हमारे माइंड में वो क्लियरिटी नहीं है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने जो भी पढ़ा है आप उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और फिर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगा। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा तो आप गलत करके आएंगे उसको, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूज़न। अब देखो, रिवीजन का जो मेरा पहला दिन था उसमें भी मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि रिवीजन सबसे पहले उस चीज़ का करना है जो आसान है, जो मेरे लिए आसान है, जिस पर मेरी अच्छी कमांड है। तो सबसे पहले मैंने रिवीजन किया था मैथ और रीजनिंग का। और देखो, मैथ और रीजनिंग ऐसे पोर्शन है कि इनका सिलेबस बहुत कम है, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो रिवीजन में देखो ये नहीं है कि अब आप एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट जो उसका लॉजिक है वो समझना है, फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हमको वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनाइए, इन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और उस तरीके से उनको आप रिवाइज करिए, ठीक है, बुक से रिवाइज करिए। और क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स मेरे लिए ईजी थी तो मैंने बहुत जल्दी ये ख़त्म कर ली। उसके बाद जो दिन बचता है उसमें फिर मैंने जीके का पोर्शन प्रिपेयर करा था, और इस दिन जो जीके किया था उसके अलावा जो जीके का पोर्शन है वो अगले दिन, और जीके के अलावा जो फिर करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं लाइक हेड क्वार्टर्स एक्सेट्रा, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड हो गया कि भाई ये वाली सबमरीन कब कमीशन की गई थी, ये करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स थे ये सभी मैंने तैयार करे थे, जो मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, राइट। तो ये रिवीजन में भी मैथ, रीजनिंग और जीके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो चुका है, 70% रिवीजन हो चुका है। इसके अलावा अब बचता है इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में भी देखो अब एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसका लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको पढ़ना है तो उसको फटाफट हमको देखना है। देखो, सारी चीज़ें आपको स्पीड के साथ में करनी पड़ेंगी। यदि आप आराम से बैठ के कि भाई खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, मोबाइल भी हाथ में है, तो ऐसे रिवीजन नहीं हो पाएगा, ना ही रिवीजन हो पाएगा और ना ही आपका कोई टॉपिक तैयार हो पाएगा। तो इंग्लिश के रिवीजन के बाद में फिर एक मॉक टेस्ट भी मुझे लगाना था, क्योंकि जो पहले वाले मॉक टेस्ट में मुझे अपनी कमियां पता चली थी, अब मुझे उनमें बेटरमेंट करना है, उनको सुधारना है। तो इस वाले मॉक टेस्ट में अब मुझको एक ऐसे माइंडसेट के साथ में बैठना था कि भाई वो वाली मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए और उससे अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे हर बार, यदि हर मॉक टेस्ट में इस तरीके से आप सुधार करेंगे, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में यदि आप उसका एनालिसिस करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि भाई क्या मिस्टेक्स हमसे हुई हैं, तो अगली बार आप उन पर काम करिए। तो इस तरीके से आपकी जो धार है वो शार्प होती हुई चली जाएगी और आपकी मिस्टेक करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो देखो, यहाँ तक 22 फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब इसके अलावा 2 दिन बचे हुए हैं। ये जो 2 दिन बचते हैं ना, इसमें आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपके माइंड में स्ट्रेस आए। लाइक अब मैथमेटिक्स लेके मत बैठना यहाँ पर, क्योंकि मैथमेटिक्स अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ा स्ट्रेसफुल है। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनको हमेशा से डर लगता हुआ आ रहा है, अब वो एक दिन पहले मैथमेटिक्स पढ़ने को बैठेंगे तो भाई आपने जो पढ़ा है ना, जितना आपने प्रिपेयर किया है, वो भी सारा का सारा डस्टबिन में जाना है। ओके, तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले फिर अगेन मैंने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो और अच्छे से, जिससे कि मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन और अपनी इफ़िशियंसी इंक्रीज कर सकूं और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को और अच्छे से डेवलप कर सकूं। तो उसके लिए एक और मैंने मॉक टेस्ट किया, और मॉक टेस्ट देखो 2 घंटे का होता है। मॉक टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं, आप एफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ पर अराउंड 3-4 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको अटैम्प्ट करिए। इसके अलावा और भी वेरियस साइट्स हैं जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती हैं एफकेट के लिए, लाइक टेस्ट बुक है एंड क्रैकू है, तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद में फिर कंप्लीट जो भी दिन बच रहा है उसमें पूरे दिन मैंने रेस्ट लिया था और इमेजिनेशन किया था और कंप्लीट नींद ली थी 8-9-10 घंटे की, क्योंकि अब माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। यदि आपका माइंड थका हुआ रहेगा, आप यदि इस पर बर्डन डालेंगे, तो फिर आप एफकेट के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और इमेजिनेशन देखो, अभी हमने रिवीजन किया था किताबों का इस्तेमाल करके। इमेजिनेशन में क्या है कि आप चेयर पर बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, या बेड पर लेटे हुए हैं, या कहीं जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो आपको अपने माइंड में मेंटली रिवीजन करना चाहिए कि भी मैथ में ये फॉर्मूला था, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला थे, रीजनिंग में इस तरीके से करना था, और ये वाला अवार्ड इसको मिला था, पुलित्जर अवार्ड इसको मिला था। इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करना है। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी बनती चली जाएगी और जो कन्फ्यूज़न बनता है वो क्लियर होता हुआ चला जाएगा, और पूरे सिलेबस पर फिर आपकी एक बर्ड आई व्यू बनेगी
तो इससे आपका पूरे सिलेबस पर एक बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। ओके, और जो अगला दिन था उस दिन मॉक टेस्ट भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि मॉक टेस्ट से भी स्ट्रेस आता है। जो वो 2 घंटे का जो टाइम होता है वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। तो अगले दिन मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं किया था, जस्ट रेस्ट एंड इमेजिनेशन। ओके, अब माइंड पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखो, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए और आपको ये हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। फिर आप यदि शेड्यूल को देख रहे होंगे तो देखो, यहाँ के बाद से ये इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के बाद से जितने भी पोर्शंस हैं, इनमें किसी में भी ज़्यादा बर्डन नहीं है, माइंड पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है। सभी ऐसे हैं जो बड़े आसानी से किए जा सकते हैं रिलैक्स होकर। ओके, और यदि आप इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करेंगे, जैसा मैंने बताया कि पहले सिंपल टॉपिक को करिए, तो आपके अंदर स्ट्रेस रहेगी ही नहीं और आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। राइट, तो मैंने इस तरीके से ये अपनी पूरी स्ट्रेटजी फॉलो की थी और इस तरीके से कंप्लीट सिलेबस को कवर किया था। और इन सब चीज़ों से इस तरीके से मैंने पढ़ा था, बुक से, यूट्यूब से और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से। राइट, अब देखो, एग्जाम से एक दिन पहले आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई डिड नॉट हैव एनी फियर बिकॉज आई न्यू दैट आई कैन परफॉर्म वेरी वेल। राइट, और देखो उसका रिजल्ट मुझे बहुत ही ट्रेमेंडस मिला। डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए हिंदी मीडियम कैंडिडेट, आई वॉज नॉट सो गुड एट इंग्लिश। ओके, लेकिन यदि आपने एक स्ट्रेटजी के साथ में प्रिपरेशन की है तो आप उस टॉपिक पर भी महारत हासिल कर सकते हैं जिस पर आपकी अच्छी कमांड नहीं है। ओके, सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए हिंदी मीडियम कैंडिडेट, आई स्कोर 248 मार्क्स आउट ऑफ 300। और यदि आप बिना प्लानिंग की तैयारी करते हैं तो आप 248 छोड़िए, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाएगी। आजकल कट ऑफ इसकी 160 से 165 के अराउंड वेरी हो रही है। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, सो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो and you can ask your query on Telegram also. And for getting more such most important videos related to your SSB interview and your written examination, click on subscribe button and active all notifications by clicking on bell icon, so you can get all the videos time to time. Okay, and if you feel this video is very very informative for you, so please click on like button and share it with your friends. And all the very best for your written examination and SSB interview. And that's all for today. Bye for now.